एपिसोड 6। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे ना चाहते हुए भी परिधि को रियांश को छोड़कर वापस इंदौर आना पड़ा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या रियांश को कभी परिधि नाम याद आएगा या इन दोनों का बंधन ऐसे ही रह जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। सभी रियांश के ही कमरे में रात से बैठे हुए थे और अब सुबह हो गई थी। कोमल ने धीरे से सुगंधा जी से पूछा, मॉम क्या भाई को सब याद आ जाएगा? सुगंधा जी कोमल की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं बेटा, पर हमें रियांश के सामने अभी भी परिधि की बातें नहीं करनी है जब तक वो खुद ना परिधि के बारे में पूछे समझी। कोमल हाँ में सर को हिलाते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। रियांश को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए देखता है तो सामने सभी परिवार वाले खड़े थे। वो उठते हुए बोलता है, आप सब यहाँ, वो भी एक साथ। तभी सुगंधा जी बोलती है, हाँ बेटा, वो रात में तुम बेहोश होकर स्टोर रूम में गिर गए थे, तभी से हम लोग को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए रात भर यही रह गए। फिर सक भरी निगाहों से रियांश की तरफ देखती हुई पूछी, वैसे बेटा तुम स्टोर रूम गए क्यों थे, वो भी इतनी रात में? रियांश अभी तक एक बार भी परिधि के बारे में नहीं पूछा। इसी वजह से सभी का चेहरा उतर सा गया था क्योंकि उसे अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अच्छा बेटा, अब तुम कैसे फील कर रहे हो? पापा, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है, तब आप अभी आराम ही कीजिए। और सभी वहां से निकलने लगे। तभी अचानक पीछे से रियांश ने सुगंधा जी को आवाज दी, माँ मुझे आप सबसे कुछ पूछनी थी। सुगंधा जी रियांश के पास जाकर बोली, हाँ पूछो ना बेटा, क्या पूछना है आपको? देखिए, मैं जानता हूँ कि इन कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन क्या मैं कुछ भूल भी गया हूँ? कोमल रियांश के मुंह से ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, क्या भाई आप भी सुबह सुबह ही मस्ती करने लगे? बात को संभालते हुए बोली, देख चुटकी, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। और हाँ, मैंने मेरी और परिधि की शादी वाली तस्वीरें देखी है, तो मुझसे कुछ मत छुपाइए आप सब। देखिए बेटा, आप अभी आराम कीजिए, हम आपको सब सच्चाई बाद में बता देंगे। रघुवीर जी थोड़ा गंभीर हो बोले, नहीं पापा, मुझे अभी जाननी है कि मेरे साथ क्या हुआ है। प्लीज, नहीं तो मेरा सर यही सब सोच सोच कर दर्द से फट जाएगा। नहीं बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम आपको सब बताते हैं। वो परिधि आपकी पत्नी है। ये सुनते ही रियांश एकदम चौंकते हुए माँ से बोला, क्या? हाँ बेटा, दरअसल आप दोनों की शादी बिना आपकी मर्जी से हुई थी। लेकिन परिधि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने इस बंधन को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया है। लेकिन आपने कभी भी उसके साथ सही तरीके से बात तक नहीं की थी। लेकिन फिर समय के साथ साथ आप कब उससे प्यार करने लगे वो आपको भी पता नहीं लगा, और एक दिन आपने परिधि को प्रपोज भी किए थे। लेकिन इससे पहले कि आप दोनों एक साथ अपनी इस नई जीवन को शुरुआत करते, ऑफिस से आते वक्त आपका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपके सर पर बहुत ही गहरी चोट आई थी। इसी वजह से आप अपने कुछ दिनों को भूल गए और डॉक्टर ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि आपको अगर जबरदस्ती सब याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए परिधि बेटी यहाँ से चली गई ताकि आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। रियांश ये सारी बातें को गौर से सुन रहा था और वो मन ही मन खुश था कि उसकी शादी परिधि से हुई थी। भले ही वो उसे याद ना हो, पर दिल तो अभी भी उसी के लिए धड़कता था। ये बात उसे आज जाके पता लगी कि क्यों उसे परिधि को कुछ भी बुरा बोलने पर खुद ही बुरा लगता था। भाई भाभी बहुत ही अच्छी है, क्या आप उन्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे? कोमल उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं परिधि को नहीं अपनाऊंगा? हाँ, मेरी याददाश्त भले ही चली गई है, लेकिन वो मेरी अब भी पत्नी है, इससे ये बात तो झूठी नहीं ना हो जाती है। तो क्या हम परिधि बेटा को इस घर में वापस बुला सकते हैं? माँ, मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। आपकी बहू कल यहीं पर रहेगी, अब आप खुश हो जाइए। सच में बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी रघुबीर जी बोले, ठीक है बेटा, तब मैं आपकी आज शाम वाली फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। वहां पर मैं राजवीर को बोल दूंगा कि वो आपको रिसीव कर ले। ठीक है पापा। और सभी नीचे चले गए रियांश के रूम से। भले ही मुझे कुछ याद ना हो, पर परिधि मेरी है, मुझे इस बात से बहुत ही खुशी मिल रही है। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये बात सबसे पहले उसे ही बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने माँ को भी नहीं बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत सारा। चल बेटा रियांश अपने प्यार के पास। तूने बहुत ही दुख दिया है उसे, अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि उसको खुश करने की। और ये बोलकर रियांश अपना सामान पैक करने लगा। इधर कोमल परिधि को कॉल करके बोलती है, भाभी आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे कोमल, एक मिनट सांस ले लो और मुझे बताओ क्या हुआ है। भाई को सब कुछ पता चल गया है आपके बारे में भाभी। जैसे ही परिधि ये बात जानती है वो घबरा जाती है और घबराती हुई बोली, क्या? अरे भाभी आप चिंता मत करो, वो अब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने तो आपको अपनी पत्नी भी मान लिया है। और कल आ रहे हैं आपको लेने। क्या? वो मुझे लेने यहाँ आ रहे हैं? लेकिन फिर बोली, क्या फायदा कोमल? क्यों भाभी?
भाई आपको लेने आ रहे हैं, ये जानकर आप खुश नहीं हुई क्या? ऐसी बात नहीं है कोमल, वो मुझे इसलिए लेने आ रहे हैं क्योंकि मेरी उनके साथ शादी हुई थी, लेकिन वो मुझसे प्यार तो नहीं करते हैं। भाभी देखिए, आप उदास मत होइए, मैं जानती हूँ कि आप भाई के मन को जित लेंगी। परिधि पद्मा जी को आवाज देते हुए बोली, माँ रियांश जी कल आ रहे हैं मुझे लेने। क्या? इसका मतलब रियांश बेटा को सब याद आ गया? पद्मा जी खुश होते हुए बोली। नहीं माँ, उन्हें कुछ याद नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये पता लग गया है कि मेरी शादी उनके साथ हुई है और मैं उनकी पत्नी हूँ, इसीलिए वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो क्या परिधि बेटा वो तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर तुम्हें लेने आ रहे हैं? उदास मन से पूछी। हाँ माँ, फिलहाल तो वो मुझे अपनी जिम्मेदारी ही समझ रहे हैं, लेकिन आपने ही कहा है कि जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, तो बस मैंने भी अब सब सोचना बंद कर दिया है। जो होगा सब अच्छा ही होगा। मेरी बच्ची कितनी समझदार हो गई है। परिधि के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली और रोने लगी। माँ प्लीज रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी। अच्छा नहीं रोऊंगी, अब तू जा यहाँ से, मुझे बहुत काम है। रियांश बेटा पहली बार शादी के बाद यहाँ आ रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। परिधि माँ को घूरते हुए बोली, अच्छा माँ, अभी तक वो आए भी नहीं है और आप अपनी बेटी से ज्यादा उनके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। चल अब अपनी नौटंकी बंद कर और मुझे काम करने दो। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। इधर रियांश घर से सबसे विदा लेके इंदौर के लिए निकल जाता है और फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह इंदौर में। अरे रियांश बेटा, मैं आपको लेने आया हूँ। रियांश अंदाजा लगाते हुए बोला। आप राजवीर अंकल? फिर अपने बातों को सुधारते हुए बोला, आई मीन राजवीर पापा है ना? हाँ बेटा, मैं ही हूँ परिधि का पापा। अब आप चलिए, सामान मैं ले लेता हूँ। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगा, प्लीज पापा। ठीक है बेटा। और दोनों कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। राजवीर दरवाजे पर बेल बजाते हुए बोला, अजी दरवाजा खोलिए, कितना समय लगाएंगी? अंदर से पद्मा बोली, आ रही हूँ, और आके दरवाजा खोल दिया। रियांश बेटे आइए ना, अंदर आइए। रियांश पद्मा जी के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम माँ, हमेशा खुश रहिए, आ जाइए अंदर। तब रियांश अंदर आ जाता है। वह एक बार पूरे घर को एक नजर से देखता है। दरअसल उसकी आंखें परिधि को ढूंढ रही थी। आप यहाँ बैठिए बेटा, हमारा घर आपके जितना बड़ा तो नहीं है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो। प्लीज पापा, पहले आप हमें इतना इज्जत देना बंद कर दे। आप और माँ हमें सिर्फ रियांश बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पर बेटा आप तो। रियांश पद्मा जी के बात को बीच में ही काटते हुए बोला, माँ आप हमसे बड़ी है क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब से हम आपको रियांश ही बोलेंगे। अब तो ठीक है ना? हाँ पापा, अब ठीक है। और तीनों हंसने लगे। ये सब परिधि ऊपर अपने कमरे से देख रही थी और मन ही मन बोली, आज रियांश जी यहाँ शादी के बाद पहली बार आए हैं, लेकिन इन्होंने माँ पापा के साथ कितनी अच्छी तरह से बात की है, जबकि इनको ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं रहा जाता है। लेकिन फिर भी माँ पापा की खुशी के लिए बोले कि उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये वही रियांश जी है? रियांश बेटा, आप परिधि के कमरे में जाके कुछ देर आराम कर लो, तब तक पद्मा जी आपके लिए नाश्ता बना देती है। ठीक है पापा, मन में सोचता हुआ बोला। चलो अब फाइनली अपनी बीवी से मिलूंगा, और राजवीर जी के साथ परिधि के कमरे की तरफ चल दिया। इधर परिधि इतने दिनों बाद रियांश को देखी थी तो उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। ऊपर से रियांश उसी के कमरे में आ रहा है, ये सुनकर वो तो जैसे अपना होश ही खो बैठी। अब मैं क्या करूं, रियांश जी तो यही आ रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जल्दी से वो अपने कमरे से निकलकर अपने माँ के कमरे में जाके छिप गई। जब रियांश उस कमरे से आगे बढ़ गया तो झट से सीढ़ियों से उतरकर माँ के पास रसोई में चली गई और अपने आप को शांत करते हुए बोली, माँ मैं कुछ कर दूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रियांश बेटा के पास होना चाहिए ना, अगर वो बुरा मान लेगा तो फिर। माँ मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती हूँ, अगर मैं उनके सामने गई तो मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाऊंगी, और उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे सिर्फ जिम्मेदारी मानते हैं और कुछ नहीं। बेटा तुम ऐसा मत सोचो। ठीक है माँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या हेल्प करूँ आपकी? तो तुम रियांश के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना दो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ इधर। ठीक है माँ। और ये बोलकर परिधि अपने काम में लग गई। इधर राजवीर जी जब रियांश को परिधि के कमरे लेके पहुंचा तो रियांश को परिधि वहां भी नहीं दिखी। अब उसे गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन बोला, इस लड़की को तो मेरा कुछ पड़ा ही नहीं, अभी तक मुझसे एक बार भी नहीं मिली। और अपने सामान को वही परिधि के कमरे में रख दिया। आप फ्रेश हो जाइए रियांश बेटा, मैं तब तक नीचे कुछ काम निपटा लेता हूँ। ओके पाप। और राजवीर जी नीचे चले गए। रियांश परिधि के रूम को घूम घूम के देख रहा था। वैसे रूम को तो बहुत ही अच्छी तरह सजा के रखा है।
वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर परिधि की किताबों पर गई, जिसमें से एक किताब में कोई फोटो रखा था जो बाहर से आधे दिख रहा था। रियांश ने तुरंत उस किताब को उठाया और उसमें से वो फोटो निकाल के देखने लगा। उसने फोटो को जैसे ही देखा तो बोला, ये तो मेरी ही फोटो है। अच्छा, तो मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा मेरी फोटो ही पसंद है, और हंस पड़ा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब वो मुझसे इतना प्यार करती है तो मुझसे दूर क्यों भाग रही है। ये तो मैं पता करके ही रहूंगा। अब रात जो गई थी, खाना भी बन चुका था। राजवीर ने रियांश को खाने के लिए नीचे बुलाया। रियांश ऊपर से ही आवाज दे बोला, आ रहा हूँ, और नीचे आ गया और आके जमीन पर बैठ गया। अरे ये क्या कर रहे हो रियांश बेटा, तुम यहाँ ऊपर बैठो। नहीं माँ, मैं आज नीचे आप लोगों के साथ ही बैठकर खाऊंगा। अब जल्दी से खाना दे दीजिए, नहीं तो मेरे पेट के चूहे डांडिया करने लगेंगे, हंसते हुए बोला। पद्मा जी खुशी से बोली, अभी तुरंत लाती हूँ, और खाना परोसने लगी। परिधि जो कि अभी रसोई घर में कुछ कम कर रही थी, वो वहां से ये सब देखकर मन ही मन बहुत ही खुश भी हो रही थी कि रियांश जी माँ पापा को कितनी इज्जत दे रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। क्या वो मुझे सच में सिर्फ अपनी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या फिर चुप होते हुए बोली, पता नहीं उनके मन में क्या है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। अब परिधि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में कैसे जाए, क्योंकि वहां रियांश पहले से ही था। परिधि खुद से बोलते हुए, अब क्या करेगी, तो परिधि अब तो तुझे उनके सामने जाना ही पड़ेगा। और ये बोलती हुई धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगी, और झांक कर अंदर देखी तो रियांश को बेड पर सोता पाया। तब जाकर उसका मन शांत हुआ। चलो, ये सो गए हैं, अब ये मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, और मैं सुबह सबसे पहले ही इस कमरे से निकल जाऊंगी। वो जैसे ही अंदर आकर दरवाजा लगा के वही पास जमीन पर गद्दा बिछा कर सोने जाती है कि अचानक कुछ देखकर वो शांत हो जाती है। रियांश अपने बेड पर सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था ताकि परिधि उसे सोता समझकर यहाँ आ जाए। क्या हुआ बीवी, मुझे यूं जगह देख तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या। परिधि को कुछ बोलते बन ही रहा था। उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। रियांश बेड पर से उतरते हुए परिधि की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया है, लेकिन तुम तो अभी तक उससे एक बार मिलना तो दूर उसका हाल चाल भी नहीं पूछी। ऐसा क्यों कर रही हो तुम। परिधि अपने आप को शांत करते हुई लड़खड़ाई हुई आवाज में ही बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं। रियांश परिधि के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, पहले तुम मुझसे यूं झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूँ कि कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे दूर ही रहती हो। देखिए, मैंने बोला ना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप अपने दिमाग से ये फालतू बात सब सोचना छोड़ दीजिए। और सोने जाने लगी तभी अचानक से रियांश जोर जोर से खांसने लगा। क्या हुआ आपको रियांश, रुकिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे यहाँ तो पानी नहीं है, रियांश को बोलते हुए, आप यहीं रुकिए, मैं तुरंत पानी लेके आती हूँ। और वो भागकर पानी लेने जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से रियांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, मेरी ऐसी तबीयत देखकर तुम इतना बेचैन क्यों हो गई। मैं ठीक हूँ, वो मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। परिधि अब रियांश की ऐसी हरकत से चिढ़ गई थी और रियांश पर गुस्सा करते हुए बोली, आप समझते क्या है अपने आप को, जब जो मन में आता है वो करते हैं, कभी दूसरों के बारे में सोचा है। हाँ, मैं आपसे दूर ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और आप मुझे अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ लेने आ पहुँचे। ये तुम क्या बोल रही हो बीवी। मेरा हाथ छोड़िए रियांश। हाँ तो और क्या बोलूं, आपने तो मुझे अपने यादों से भी निकाल दिया। परिधि रोते हुए बोले जा रही थी। तभी रियांश परिधि को अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेने आया हूँ। और मुस्कुराने लगा। परिधि रियांश के इतने नजदीक थी कि उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। आप मुझे पहले छोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ये क्यों कर रहे हैं आप, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी ही बहुत परेशानियां हैं, अब आप और मत बढ़ाए रियांश जी, छोड़िए मुझे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हारी परेशानी के कारण को ही खत्म कर देता हूँ। आपके कहने का मतलब क्या है। परिधि धीरे से पूछी, जिस पर रियांश परिधि के कानों के एकदम पास जाकर धीरे से बोला, आई लव यू सो मच बीवी। रियांश को अपने से दूर धकेलते हुए परिधि पूरी तरह से चौंक गई। हाँ बीवी, मेरी यादों से भले ही तुम मिट गई हो, लेकिन मेरी धड़कनों में अभी भी तुम्हारा ही नाम लिखा है। जब मैं तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था तभी से मेरी धड़कन मेरे साथ नहीं है, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, पर मेरी धड़कन तुम्हें देखकर जोर जोर धड़क उठता था। परिधि रियांश की ये सब बातें सिर्फ सुने जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रियांश उसे क्या बोल रहा है। रियांश परिधि के पास जाते हुए पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी में एक बार मुझे और शामिल करोगी। प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुन परिधि रियांश को कस के गले से लगा लेती है और रो रो कर बोलती है, आई लव यू टू रियांश जी।
आप नहीं जानते कि मैंने ये कुछ दिन आपसे दूर रहकर कैसे गुजारा है। अगर अब आप मुझसे दूर गए ना तो इस बार मैं अपनी जान दे दूंगी, सच बोल रही हूँ। पूर्ण विराम। बस परिधि, मैं अपनी बीवी को छोड़कर कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। और दोनों कुछ देर वैसे ही एक दूसरे से गले लगे रहते हैं। कुछ देर के बाद परिधि अपने आप को रियांश के पास सोचकर शर्मा जाती है और उससे अलग हो जाती है। क्या हुआ? क्या अब मेरी बीवी मेरे साथ अपने घर जाएगी? रियांश के पूछने पर परिधि शर्म से सर झुकाए हाँ बोलती है। और वो दोनों रात भर बैठकर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह परिधि जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती है और खुद भी तैयार हो जाती है और रियांश के लिए खुद अपने हाथों से चाय बना कर ले जाती है। रियांश जी उठिए, सुबह हो गई है, हम कुछ देर सोने दो ना बीवी। टाइम देखिए कितना हो रहा है, फिर ट्रेन छूट जाएगी तो मुझे मत बोलिएगा। रियांश अचानक से उठकर बैठते हुए बोला। वो तेरी, मैं तो भूल ही गया था कि आज दिल्ली के लिए निकलना है। फिर उसकी नजर परिधि पर जाती है। वो आज बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हाय, इधर परिधि अपना और रियांश का सामान पैक कर रही थी। तभी रियांश परिधि को पीछे से जाके उसकी कमर पकड़ लेता है और बोलता है, आई लव यू बीवी, आज तो तुम अपनी खूबसूरती से मुझे मार ही डालोगी। ये सुनते ही परिधि झट से रियांश की तरफ घूमकर उसकी होंठ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, खबरदार अगर आपने मजाक में भी कभी ऐसी बात बोली। और रियांश से खुद को छुड़ाकर दूर खड़ी हो जाती है। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा मैं कुछ भी बोलने से पहले सोच लूंगा। प्लीज अब सुबह सुबह नाराज मत हो जाओ बीवी। ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ, आप भी रेडी हो के नीचे आ जाइए, माँ और पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता है। और ये कहकर रियांश बाथरूम चला जाता है। इधर राजवीर जी परिधि से पूछते हुए बोल, बेटा सब कुछ हो गया है ना? तुम अपना सारा सामान ले ली हो ना? कुछ भूल तो नहीं गई? पापा पहले आप शांत हो जाए। और मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। और रियांश जी का भी। परिधि पर, रियांश बेटा है कहाँ पर? माँ वो रेडी हो रहे हैं। कुछ देर बाद रियांश भी नीचे आ गया। सभी ने मिलकर नाश्ता किया और रियांश और परिधि एक साथ दिल्ली के लिए निकल गए। रियांश जी मैं आपसे एक बात पूछूं? दोनों गाड़ी में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रियांश परिधि के एकदम पास जाते हुए बोला, तुम एक क्या दो बात पूछ लो बीवी, मैं मना थोड़ी ना करूंगा। रियांश को यूं अपने नजदीक आते देख परिधि थोड़ी शर्मा गई। फिर उसे अपने से दूर करते हुए बोली, पहले आप शांति से बैठे। क्या बीवी, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है हमारी शादी से लेकर अब तक का सफर? परिधि की बातों को सुन रियांश अब एकदम से सीरियस होते हुए बोला, नहीं बीवी, मुझे सच में कुछ याद नहीं है और मैं वो सारी बातें याद भी नहीं करना चाहता हूँ। परिधि असमंजस से पूछी, पर क्यों? आप वो सारी बातें याद नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे माँ और कोमल ने बताया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। जब मुझे वो सब सुनकर इतना बुरा लग रहा है तो अगर मुझे वो सारी बातें याद आ जाएगी तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगा। इसीलिए शायद भगवान ने मुझसे मेरी वो सब यादें छीन ली। परिधि रियांश के गले लगकर बोली, सॉरी रियांश जी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं बीवी, मुझे बुरा नहीं लगा है। और वैसे भी जो बिहेव मैंने तुम्हारे साथ किए हैं वो सब मैं कभी याद करना भी नहीं चाहूंगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया और आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं इतना सारा खुशी एक साथ देख मुझे अड़ग क्यों लग रहा है। अड़, पर तुम्हें अड़ग क्यों लग रहा है बीवी? ऐसा क्या हो गया सो? रियांश ड्राइव करते हुए बिना परिधि की तरफ देखे हुए ही बोला, पता नहीं, ये बेचैनी किस बात की है। देखो परिधि, अब तुम ये बेकार में डरना बंद करो और आज रात के बारे में सोचो। मैं तो सिर्फ इमेजिन कर कर ही इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रियांश की बात का मतलब परिधि समझ नहीं पाए और इसीलिए वो पूछ बैठी, आज रात के बारे में सोचूं? पर रियांश जी आज ऐसा क्या है? क्या घर में किसी का बर्थडे है? प्लीज जल्दी बताइए ना। वैसे तो मुझे जहाँ तक याद है आज तो किसी का बर्थडे नहीं था शायद। क्या बीवी यार, तुम भी ना मेरा सारा मूड ही खराब कर दी। तुम्हें आज रात क्या है वो पता नहीं है? मतलब कि, उफ रियांश जी, देखिए आप मुझे और परेशान नहीं कीजिए और सीधे सीधे बताइए कि आज क्या है प्लीज। अब जब कि तुम मुझसे इतना पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पर सच बता रहा हूँ, मुझे ये बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है, पर तुम्हें पता भी तो नहीं है ना कि आज क्या है। तो बताना पड़ेगा ना। रियांश ये सारी बातें बोलने के बाद जो बोलने वाला था पता नहीं अचानक से परिधि ने उसके मुंह पर हाथ रख खुद बोल पड़ी, एक मिनट रियांश जी, आप भी ना अब चुपचाप अपना मुंह बंद कीजिए और गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए। अरे बीबी, मुझे अपनी बात कहने तो दो। अब तुम इतना शर्माओगी तो फिर रात में कैसे मुझे फेस करोगी? मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, आज नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
देखिए, अगर आप इस तरह से बातें करेंगे तो मैं अभी यहीं पर उतर जाऊंगी नीचे। प्लीज चुप रहिए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह, क्या बात है, मेरी बीवी मुझसे शर्मा रही है। दिल्ली, सिंघनिया हाउस। घर के अंदर चारों तरफ एकदम से फूलों से सजावट की हुई थी। घर के सारे नौकर और सदस्य पूरे घर में इधर से उधर चले जा रहे थे। कोमल, बेटा जरा जल्दी से इधर तो आओ। सुगंधा जी के आवाज देने पर कोमल जल्दी से दौड़ती हुई उनके पास आते हुए बोली, हाँ मम्मी, जल्दी बताओ क्या काम है। नहीं तो मुझे एक जरूरी काम करना है, मैं जा रही हूँ ऊपर। कोमल की बात सुन सुगंधा जी बड़े आश्चर्य से पूछी। वो थोड़ा हंसते हुए बोली, अरे कोमल, मैं तुम्हें काम तो बाद में बताती हूँ, पहले तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिर में तुम्हें ऊपर ऐसा कौन सा काम है जिस वजह से तुम इतनी बिजी हो। वैसे सारे काम तो पूरे हो चुके हैं। सुगंधा जी ने जब ये बात कही तो एक मिनट कोमल चुप हो गई और फिर उनका हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, मम्मी आप मेरे साथ ही चलिए। बताने से ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। इतना बोल कोमल सुगंधा को अपने साथ ले जाने लगी। अरे कोमल बेटा, ये तो रियांश का कमरा है ना, तुम मुझे उसके कमरे की तरफ क्यों लेकर जा रही हो? कुछ तो बताओ। उफ मम्मी, आप एक साथ कितने सारे सवाल करती हो। ऐसे में मैं आपको किस सवाल का जवाब दूं और किसका नहीं। आप बस चलो ना मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ ना। फिर सुगंधा बिना कोई सवाल किए कोमल के साथ चली दी। जब वो रियांश के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देख सच में वो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और अपने चेहरे की मुस्कुराहट को और ज्यादा बिखेरते हुए कोमल से बोली, वाह कोमल, तुमने कितनी खूबसूरत से इस कमरे की सजावट की है। मुझे तो याद ही नहीं रहा इस कमरे को भी सजाना है। तो क्या हो गया? अगर आपको याद नहीं रहा, मुझे तो बराबर से याद था। आखिर आज शादी के बाद पहली बार भाभी भाई के साथ एक दुल्हन की तरह इस घर में आ रही है तो उनके स्वागत में इतना करना तो बनता ही है ना मम्मी? बिल्कुल बेटा, वैसे भी उस बच्ची के साथ अब तक बहुत कुछ गलत हो चुका है। पहले हम लोगों ने उसे इतनी तकलीफ दी और फिर रियांश की यादाश्त ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, अब हम सब उस बच्ची को इतना प्यार देंगे कि वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाएगी। हाँ मम्मी, मैंने भी भाभी के लिए ढेर सारी सरप्राइज प्लान करके रखा है। उन्हें एक एक सरप्राइज देंगे ताकि उनके चेहरे पर से प्यारी सी स्माइल जा ही नहीं सके। अभी ये दोनों खुद में परिधि के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी गाड़ी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। मम्मी, ये गाड़ी, ये तो भाई की गाड़ी की आवाज है ना, लगता है वो भाभी को लेकर आ गए। जल्दी चलिए। हाँ कोमल, जल्दी चलो। अच्छा एक काम करो, मंदिर में मैंने वो जो आरती की थाली सजाई हुई है उसे भी ले लेना। सभी तेजी में एकदम खुशी से दरवाजे की तरफ भागे और जैसे ही दरवाजे को खोले सामने परिधि को खड़ा देख सुगंधा के आंखों में तो खुशी के आंसू भर आए और वो बड़े प्यार के साथ कभी उसके सर पर अपना हाथ फेरती तो कभी उसके गालों को बड़े ही दुलार से सहलाती। इतना देर से वो परिधि को बस निहारे ही जा रही थी। ये देख रियांश की दादी बोल पड़ी, अब क्या सारा दिन तुम इसी तरह खड़ा हो मेरी बेटी को देखती रहोगी? नजर लग जाएगी मेरी बेटी को। जरा मुझे भी तो मिलने दो मेरी परिधि से। हाँ मम्मी, अब भाभी से हम सबको भी मिलना है। आप जल्दी से उनका आरती कर उन्हें घर के अंदर लाइए। परिधि सबको इतना खुश देख मन ही मन बोली, थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल दिया है। एक रियांश जी थे जो मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब तो वो भी मुझे इतना प्यार करने लगे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगता है आपने हमें एक साथ इतनी सारी खुशियाँ दे दी कि मैं इसे संभालूं कैसे। ये सब सोच वो एक एक कर सबको झुककर प्रणाम करने लगी। तभी रघुवीर जी उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा परिधि, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरी बेटी खुशी से इस घर के अंदर आ रही है। नहीं तो मुझे खुद में बहुत दोषी जैसा फील होता था कि कहीं मैंने अपने बेटे से शादी करवा तुम्हें जिंदगी भर का तकलीफ तो नहीं दे दिया। पर आज तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देख रहा हूँ ना, उससे मेरे मन को शांति मिल गई कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। तभी शांति देवी बोल पड़ती है, कोमल जाकर तू परिधि की आरती कर दे, वरना ये दोनों तो उसे आज पूरा दिन यहीं पर खड़े रखने वाले हैं। देखना, पहले बहू लगी हुई थी बात करने में और अब मेरा बेटा शुरू हो गया। अरे वो इतने दूर से आई है, थक गई होगी। परिधि को इतना प्यार मिलते देख रियांश बहुत हैरान हो रहा था। बस घूर घूर के सबके चेहरे को देखे जा रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। तभी कोमल उससे थोड़ा मजाक करते हुए बोली, ओहो भाई, क्या हुआ? और अब वेट नहीं हो पा रहा है? डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बस थोड़ा रस्म वगैरह हो जाए फिर आप और भाभी अपने कमरे में जा सकते हैं। चूंकि ये सारी बातें कोमल रियांश के पास जा धीरे से बोल रही थी, इसीलिए कोई और उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। अच्छा ऐसा क्या किया है तूने जो इतना आगे बढ़कर बोल रही हो? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं ना की हो? अगर ऐसा की हो तो मुझे अभी ही बता दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या भाई, एक तो मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है और अब भी आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं।
कोई बात नहीं, आज के लिए आपकी बहन सब माफ कर दी, अब चलिए जल्दी से अंदर। इतना बोल कोमल रियांश को अंदर लेकर जाने लगी, तभी सुगंधा जी बोल पड़ती है, कोमल ये तुम क्या कर रही हो? रियांश तू यहीं पर रुक। सुगंधा जी के इस तरह से बोलने से रियांश बड़े आश्चर्य से पूछा, माँ सब ठीक है ना? आपने इस तरह से मुझे यहाँ पर क्यों रोकने को कहा? अब तेरी शादी हो गई है बेटा, तो आरती तो तुम्हारी भी होगी ना परिधि के साथ। अब चल जल्दी से यहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जा, मुझे आरती करने दे दोनों की। फिर सुगंधा जल्दी से दोनों की आरती करती है और फिर तिलक लगा परिधि से कहती है कि वो अपना दाहिने पैर को पहले अंदर रखते हुए घर में प्रवेश करें। दोनों घर के अंदर जाने के बाद घर की राधे कृष्ण की मूर्ति के पास जा अपना सर झुका उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी, अब भाभी और भाई देखो ना कितना ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, मैं भाभी को भाई के कमरे तक पहुंचा कर आती हूँ। अरे तू क्यों जाएगी परिधि को कमरे तक पहुंचाने? यादाश्त मेरी गई थी परिधि की बिल्कुल ठीक है, उसे पता है कि मेरा कमरा किस तरफ है, समझी? रियांश ने जब ये बात कही तो सबको हंसी आ गया और सब हंस पड़े। फिर कोमल परिधि को ले ऊपर चली गई। रियांश मन ही मन बोला, जिस टाइम का वेट मैं इतने दिन से कर रहा था फाइनली वो टाइम आ ही गया, अब जाकर मेरा शर्त पूरा होने को है। पर पापा माँ सब भी तो मुझे इस तरह से नीचे रोके हुए है। अरे यार मुझे अपने ही कमरे में जाने के लिए कितना देर से इंतजार करना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, जब इतना कर लिए है तो कुछ वक्त और सही। रियांश का कमरा। कोमल परिधि को अपने साथ ले रियांश के कमरे में आ गई और उसे वो कमरा दिखाते हुए खुशी से कहती है, तो मेरी प्यारी सी भाभी बताइए आपको कैसी लगी मेरी सरप्राइज? परिधि अचानक से कमरे को पूरा सजा धजा देख बिल्कुल हैरान हो गई थी और थोड़ा शर्मा भी गई थी। ये सब क्या है कोमल? ओफो भाभी, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये सब क्या है। ये सब आपके और भाई के नए जीवन की शुरुआत के लिए है। सारी सजावट मैंने खुद अपने हाथों से की है, सच्ची। हाँ कोमल, हमें पता है कि ये सारी सजावट आपने ही की, और सच बताए तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सजाई है आपने ये कमरा। पर मेरे कहने का मतलब था कि ये सब करने का कोई जरूरी नहीं था, बेकार में आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की। प्लीज भाभी आप ये सब मत बोलिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर इसमें मेहनत की बात कहाँ से आ गई? ये सब मैंने अपनी खुशी से की है। पहली बार जब आप शादी कर इस घर में आए थे तो आपके साथ मैंने किस तरह का बिहेव किया था मुझे अभी भी याद है। पर इस बार मैं अपनी भाभी के वेलकम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तो बस इसीलिए ये सब किया। अब आप ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।